इतिहास हमेशा सिर्फ लोगों के द्वारा रचा जाता है और इस बार आप और हम मिलकर के एक बार फिर से नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। पीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2025 में जितने भी पेपर आयोजित करवाए गए उनमें राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के जो भी प्रश्न पूछे गए आया हूं। रीट प्री 2025 ईओआरओ फर्स्ट ग्रेड के खतरनाक वाले पेपर, डिप्टी जेलर का पेपर, जेईएन मैकेनिकल इंजीनियर वाले फरवरी वाले पेपर, उसके अलावा पशुधन, पीटीआई और जो है आपके लेटेस्ट सारे पेपर ये लीजिएगा, सभी से सभी पेपर लेकर आ चुका हूं। इन्हीं में से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने आरएस प्री में पूछे गए प्रश्नों की। आप सभी साथी खुश होना। हाँ, फोर्थ ग्रेड है, पटवार है, वीडियो है, लैब असिस्टेंट वाले बच्चे हैं और इसके साथ साथ मैं कहूँ आपको सब इंस्पेक्टर, रेट वाले बच्चे, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, सभी दोस्तों को शेयर हो जाएगी अपने आप ही, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे बार बार शेयर की। तो आ जाओ सभी साथी, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, निम्न में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टीएच हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की है? कि भाई ये एक बौद्ध कस्बा हुआ करता था, ऐसा टीएच हैंडले ने कहा है। बताओ टीएच हैंडले ने किसको कहा है? ये सभ्यता हो जाती है नलियासर की सभ्यता। कौन सी है? नलियासर। और नलियासर आपके जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? नलियासर सभ्यता आपके जयपुर में। हालांकि बौद्ध के अवशेष यहाँ बौद्ध कस्बे नहीं बल्कि बौद्ध मठ वगैरह है वो बैराट से मिलते हैं। हम जिसकी बात करते हैं ना, ये बौद्ध मठ वगैरह है और मौर्य काल के अवशेष वगैरह ये सब बैराट से मिलते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक बौद्ध कस्बा हुआ करता था, लोग यहाँ पर निवास करते थे। तो नलियासर की सभ्यता एक लौह युगीन सभ्यता है। नलियासर की सभ्यता एक लौह युगीन सभ्यता है जो कि आपकी जयपुर के अंदर स्थित है। कर्नल हैंडले और दयाराम साहनी इनके साथ में हुआ करते थे। आपके दयाराम साहनी दोनों ने मिलकर के यहाँ पर उत्खनन कार्य किया है। और इसके बारे में और लिखिएगा, 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं यहाँ से। 105 कुषाण, जो आज से 2000 साल पहले की जो राजवंश है, कुषाणकालीन 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है। याद रखना आप सभी साथियों को। बूढ़ा पुष्कर की बात करें तो ये अजमेर में स्थित है। बूढ़ा पुष्कर कहां पर है? अजमेर में स्थित सभ्यता स्थल हो जाता है। ये इस तरीके से ऑपरेशन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। पूरी क्लास के अंदर 500 से 600 प्रश्न है। 1 घंटे के अंदर मैं 40 से 50 क्वेश्चन व्याख्या सहित कराऊंगा ना, तब जाके 12 घंटे में 500 से ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन लाया हूं सामने। डिटेल में करवाना है कि टिक लगा के आगे बढ़ना है? कमेंट बॉक्स में बता दो सभी साथी। होता है कई बच्चों को चींटियां काटने लगती है, गुरुजी फटाफट करो। तो फटाफट वाले बच्चे क्लास छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि फटाफट तो होता भी नहीं है कभी कोई काम। फटाफट तो 2 मिनट की मैगी बनती है, उससे पेट खराब होता है ना। खिचड़ी दलिया बनाने में टाइम लगता है, राबड़ी में टाइम लगता है, पर लेकिन शरीर को गुणकारी होती है वो शरीर के लिए। तो डिटेल करवाना है ना, तो इसी तरह से खोल के कराऊंगा एक एक ऑप्शन को, ताकि 500-600 प्रश्न में तुम्हारे 3 से 4 हजार प्रश्न हो जाए और सिलेक्शन हो जाए सभी का। चलो धन्यवाद, आ जाओ आ जाओ। चलो ऐसा पहला प्रश्न आपके सामने है। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। लिख लीजिएगा। हाँ, ये पूरा पाषाण काल वाला ना, बूढ़ा पुष्कर की बात करें, ये पूरा पाषाण का है। तो मैं तुम लोगों से क्या है कि बात करके ही आगे बढ़ूंगा, जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा ही होगा, ठीक है। पूरा डिटेल में कराना है। चलो घनी चौकी बात है, तो 12 घंटे तक थकना नहीं है, ठीक है। मदन सर तो पैरों पे खड़े, तुम भी रहना बस बैठ करके, है टिक कर बैठ जाना। एग्जाम हॉल में 3 घंटे बैठना पड़ेगा। मारवाड़ के शासक राव चुंडा के बारे में प्रश्न आया है। राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प हैं। ऐसे ही प्रश्न आज के टाइम में आ रहे हैं। आरएस प्री का कठिनतम पेपर था। राव चुंडा को मंडोर दहेज में मिला था। बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये आपको इंदा प्रतिहारों से चुंडा को ये दहेज में मिला था। ये एकदम सही बात है। राव चुंडा के बाद में रणमल राजगद्दी पर बैठा। क्या ये दोनों कथन सही है? तो ये चुंडा को जो है मंडोर दहेज में मिलता है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर जो है, इसके बाद रणमल नहीं बैठा था बेटा, कान्हा बैठा था, जो 1423-24 में, है ना। ये कान्हा हो जाएगा। इसके बाद में जो मारवाड़ के राजवंश से संबंधित हम बात करें, 1423-24 में कान्हा बैठा था। तो वंशावली वृक्ष कई बार दिया जाता है कि इसके बाद में कौन राजा बनता है, आपको बताना है। तो कान्हा बैठा था, रणमल नहीं बैठा था।
ये इंदा प्रतिहारों से इसको प्राप्त होता है 1400। देखो चुंडा के टाइम की बात करें 1394 से लेकर के 1423 और 1390 के आसपास, उसी 1390 के दशक में इंदा प्रतिहारों की बेटी से शादी की थी। तो इंदा प्रतिहारों ने डायजे में दिया था कि भाई ले तेरे को मंडोर देते हैं, तो वही उस समय की बात है, आप लोगों को याद रखनी है। अब चुंडा के बारे में कई बार प्रश्न आते हैं कि चुंडासर तालाब है, चांद बावड़ी है और सामंत प्रथा है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जोधपुर के अंदर ये आपका चुंडासर तालाब बनवाया था, चुंडा ने क्या बनवाया था, चुंडासर तालाब बनाया था। और इसके साथ साथ सामंत प्रथा, मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की थी, मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन है, मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत सबसे पहले इसी ने की थी, चुंडासर तालाब बनाया था। और एक प्रश्न आता है कि चांद बावड़ी, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर चांद बावड़ी तो आबानेरी दौसा में, मुझे भी पता है आबानेरी दौसा में, लेकिन एक चांद बावड़ी तुम्हारे जोधपुर में है, वो अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चांद बावड़ी जो जोधपुर वाली है ना, ये चुंडा, ये आपके चुंडा के समय में ही बनी थी, आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। राव जैतसिरो छंद, ये एक ग्रंथ है जो कि आपके बीकानेर के शासक जैतसिंह ने निम्न में से किसको हराया था, राव जैतसिरो छंद के अनुसार। तो राव जैतसिरो जो छंद है उसमें बिट्टू सुजा कहते हैं कि कामरान को हराया था, किसको हराया था, कामरान को हराया था। अब ये बिट्टू सुजा तो इसके क्या है, लेखक है इसके, ये आपको याद रखना है। और कामरान किसका भाई है, कामरान, असगरी, ये हिंदाल, ये सब हुमायूं के भाई हुआ करते थे। तो ये दोनों क्या थे, भाई थे। तो कामरान के साथ में क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। और बीकानेर के शासक हुआ करते थे जैतसी, इनके साथ में लड़ाई हुई थी। तो यहां पर ये आप लोगों को ये याद रखना है कि कामरान को हराया था, भटनेर किले पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसने किस किले पर आक्रमण किया था, भटनेर पर आक्रमण किया था। अब कई बार नए नए प्रकार के प्रश्न पूछ लेती है आरपीएससी रजनीश बोर्ड। राव जयसिर छंद बिट्टू सुजा ने लिखा, ये तो सबको पता है। अब ये पूछेंगे इसके अंदर छंद कितने हैं, तो राव जयसिरो जो छंद है इसके अंदर 401 छंद है। कितने हैं, 401 छंद है। इस लेवल का नॉलेज अगर है तो ही मामला सही है, वरना मामला गड़बड़ है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे। ओजियाना जो संस्कृति है उसकी हम बात करें, नवीन जिलों के अनुसार आप लोग नवीन जिलों के अनुसार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ओजियाना संस्कृति वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है ना। ये कई बार प्रश्न आता है, पहले ओजियाना कहाँ थी और वर्तमान में कहाँ है, बताओ। हम इसकी बात करते हैं। हाँ जी, तो इसके उत्खनन में कौन कौन शामिल थे, आरसी अग्रवाल, बीआर मीणा, आलोक त्रिपाठी। ओजियाना संस्कृति वर्तमान 41 जिलों के हिसाब से नवीनतम अपडेटेड क्लास है भाई, आप लोगों को हाँ कमेंट बॉक्स में बताते रहो, मैं आप लोगों के कमेंट भी साथ साथ देख रहा हूं। ओजियाना आपके कहां पर, देखो इसके अंदर आरसी अग्रवाल का योगदान नहीं है, बीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी, यानी बी और सी ऑप्शन सही है, बी और सी ऑप्शन सही है। अब इनके द्वारा जो है वो आपका उत्खनन कार्य कब किया गया था, सन 2000 है ना, कब किया गया था, सन 2000 ईस्वी में किया गया। और ये ताम्र पाषाण युगीन है ना, ताम्र पाषाण युगीन आपका सभ्यता स्थल हो जाता है। बदनौर, बिल्कुल बदनौर सही है। ओजियाना है आपका कहाँ है, बदनौर है, और बदनौर वर्तमान में ब्यावर जिले में, तो ये भीलवाड़ा मत कर देना। ओजियाना कहाँ है वर्तमान में आप इसको करोगे, बदनौर में है, और ये आपका ब्यावर में पड़ता है वर्तमान में। अब पहले वाला तो भीलवाड़ा में था, मामला चल जाता था, ठीक है। और अब यह आपको नया जिलों के अनुसार याद रखना है। अब ओजियाना से क्या क्या मिला है, क्योंकि कई बार परीक्षा में अवशेष पूछ लिए जाते हैं, तो अगला पॉइंट लिख लो कि ओजियाना से प्राप्त जो अवशेष है ना, ज्यादा नहीं है, की पॉइंट लिखाऊंगा 2-3। पीवाईक्यू क्या होता है कि कोर एरिया है, वहीं से हर बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, अगर आपने वो देख लिए तो आपको पढ़ने का ढंग पता चल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, खारी नदी के किनारे, बिल्कुल सही है ना, खारी नदी, तो ये भी याद रखो। इसके साथ साथ अवशेष में लिखो टेराकोटा का बैल और तांबे की मूर्तियां मिली, विशेष रूप से तांबे की चूड़ी मिली, एक तो तांबे की चूड़ी। टेराकोटा आप सबको पता है, मोलेला गांव राजसमंद वर्तमान में फेमस है।
लेकिन टेराकोटा होता है मिट्टी की मूर्तियां। तो टेराकोटा की मूर्तियां कहां से मिली राजस्थान में, यह प्रश्न एग्जाम में आता है। तो आप लिखोगे टेराकोटा की मूर्तियां, और वो भी गाय बैल वगैरह इन सभी की। तो मिट्टी की मूर्तियां मिली है, तांबे की चूड़ी मिली है 2000 में, बी.आर. मीणा, आलोक त्रिपाठी, इनके द्वारा उत्खनन किया गया। चल मेरी डोल की डमाक डम। आगे देखो अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, और एग्जाम में बिजोलिया हमेशा पूछा जाता है। हाँ जी बिजोलिया किस, देखो क्वेश्चंस मेरे पास इतने हैं कि 12 घंटे में मैं इनको खोल के कराऊंगा आराम से, तो एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे गलत होंगे ही नहीं आगे, ठीक है। ये तो ध्यान रखना ही तुम लोगों को, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हैं। तो विजय सिंह पथिक है वो गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे, ये कथन यहां पर क्या है, गलत है। प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचार पत्रों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था, ये बिल्कुल सही है। और बार बार परीक्षा में प्रश्न आ रहा है कि बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों को कौन कौन से न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया था। यह केवल बी कथन यहां पर सही है, आरएस प्री में आया था, बी कथन यहां पर सही है। बिजोलिया के 3 चरण है भाई, 1897 से लेकर के और ये 1941 तक देश का सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन है ये हुआ करता था। जहां पर हम बात करते हैं 1903 का जो चौरी कर है ना, 1903 का चौरी कर है, फिर 1906 का वो तलवार बंदाई कर लगाया गया था, ठीक है। ये बड़े अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चौरी कर है तो ये कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। कई बार प्रश्न आ जाते हैं, बताओ ये चौरी कर किसके द्वारा, चौरी तो भगवान श्री कृष्ण की, ऐसे याद करो। तो कृष्ण सिंह ने लगाया था। जनता बड़ी नाराज हो गई थी कि हाँ चौरी कर लिया जा रहा है। तलवार बंदाई कर है, तलवार जीता, मतलब तलवार के सहारे जीता जाता है किसको, पृथ्वी को। तो पृथ्वी सिंह ने वो लगा दिया था। अब एक प्रश्न ये आया था कि बिजोलिया के अंदर कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी, कितनी प्रकार की लाग ली जाती थी। तो 84 प्रकार की लाग थी। कितने प्रकार की, 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी, है ना। लाग बाग बैठ बेगार, लाग बाग बैठ बेगार के खिलाफ किसानों ने आवाज उठाई थी। इनका शोषण हो रहा था, बेगार प्रथा, मतलब पैसे नहीं दिए जा रहे थे बदले में, मतलब काम के बदले कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, शोषण इनका हो रहा था, इसलिए इन्होंने आवाज उठाई थी। विजय सिंह पथिक ने इसके दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। हम बात करें तो 1916 से 1923, और एक पहला चरण था आपका 1897 से लेकर के और आगे हो जाएगा 1916 तक स्थानीय लोगों के द्वारा। फिर 1923 से लेकर के 1941 तक एकीकरण। इसके बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन के यहाँ पर 3 चरण है, और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, पिता कौन है। साधु सीताराम दास, याद करना, साधु सीताराम दास, साधु, ये प्रश्न बार बार आते हैं। और बिजोलिया से संबंधित नए नए प्रकार के प्रश्न आगे और बताऊंगा। साधु सीताराम दास इस आंदोलन के क्या थे, जनक थे, याद करना भाई। पहला चरण है वो स्थानीय लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और दूसरे चरण में जो नेतृत्व किया जाता है वो आपके विजय सिंह पथिक द्वारा। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन से चरण के अंदर किया गया था। फिर जमनालाल जी बजाज हो जाते हैं, मतभेद के बाद विजय सिंह पथिक जी चले जाते हैं। तो ये आपका जमनालाल बजाज है, वो आपके तीसरे चरण के क्या होते हैं, लीडर होते हैं। ये प्रश्न ऐसे पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, बाकी तो पोथी पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक कोई। पीवाईक्यू का ट्रेंड देख लो, तुरंत सिलेक्शन होए। अब पीवाईक्यू के नाम से जो माइंड मैप का ट्रेंड है वो हर कोई फॉलो करे, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि सभी बच्चों को पढ़ाए, 90% तक मैं पहुँच पाऊंगा, 10% तक मैं नहीं पहुँच पाऊंगा, लेकिन ये एक क्लास देख ली पीवाईक्यू, इसके अलावा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कहीं पर भी। तो बिजोलिया याद रह जाएगा, सबसे बड़ा किसान आंदोलन है ना, ये आपको याद रखना। ये एक सामान्य प्रश्न आता है, सबसे बड़ा किसान आंदोलन 1903 का चौरी कर, फिर आपका 6 का तलवार बंदाई कर, ये सब आप लोगों को याद रहने चाहिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो राखियो, मैं माइंड मैप में ऑफर कभी नहीं देता हूं,
मेरी फीस ऑलरेडी बहुत कम है, ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं बार बार में। ऑफर तो वो देते हैं जिनके कोर्स नहीं बिकते हैं भाई, जिनको 90% क्वेश्चन मिलते हैं, भरोसा हो वही कोर्स लेवे। बाकी मुझे 2 रुपये कम भी मिलेंगे तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं यूट्यूब की सारी ऐड बंद कर रखा हूँ, चाहूँ तो महीने के लाखों रुपए कमा सकता हूँ। तुम लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या मेरे किसी वीडियो पे ऐड आती है क्या? जबकि मेरे पर डे के 48 घंटे के व्यूज होते हैं, 9 लाख 10 लाख व्यूज। उस पर मैं चाहूँ तो रोज के हजारों रुपए इस तरह से कमा सकता हूँ, उस महीने के लाखों रुपए मिलेंगे मुझे। और आते भी थे पहले, मैंने बंद कर दिए। मैंने कहा नहीं चाहिए, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और दूसरे चैनल पे जाना ऐड स्टार्ट होती है, तो मुझे कोई पैसे का वो लालच नहीं है। ऐड भी ऑफ करी हुई है। तो भाई कोर्स तो जिन बच्चों को विश्वास हो मेरे के 90% क्वेश्चन मिलते हैं वही लेवे, बाकी दूसरी जगह से ले लेवे, सेकंड टाइम भरोसा हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। ऐड बंद ही रखूंगा मैं, चिंता मत करो, मुझे नहीं कमाने पैसे। यूट्यूब से लाखों रुपए आते हैं, कसम विद्या माता की, लाखों रुपए आ सकते हैं, मैं नहीं ले रहा हूं। एक लेवल के बाद शिक्षक के लिए धन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेरी जरूरतें पूरी हो जाती है, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। 1945 का याद करो, डेट है 1945। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैं तो कहता हूं रिपीट होगा। पीवाईक्यू में तुम देखोगे कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। पीवाईक्यू के क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहे हैं। 1945 का S.A. सुधालकर प्रतिवेदन। अब कहो गुरुजी ये तो कभी सुना ही को नहीं था। सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? तो देशी रियासत जो है प्रशासनिक सुधार के संबंध में जोधपुर के संबंध में है ये। इसका राइट आंसर हो गया आपका 1945 का सुधालकर आयोग का संबंध है वो आपके जोधपुर से संबंधित है। और जोधपुर के अंदर हम इसकी बात करें तो संवैधानिक सुधारों के लिए लाया गया था। संवैधानिक सुधार है तो ठीक है भाई, ओके, क्लियर है। हाँ, तुम लोगों के कमेंट बीच बीच में मैं देखता रहूंगा फोन में, बाकी इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूंगा। ये प्रश्न मोस्ट है, हर बार आता है ये प्रश्न, हर बार आता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस चैनल पर मां सरस्वती की बहुत मेहरबानी है। मैं फिर से कह रहा हूं, 6 महीने में 1 मिलियन हो जाएगा चैनल। उस समय लगाऊंगा 2025 और 26 के पेपर। कर दो फटाफट 1 मिलियन, आ जाएगी अगली क्लास। सिर्फ इस क्लास को देख के बच्चे एग्जाम पास करते हैं। वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में, वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है? अब देखो, इतना प्यारा क्वेश्चन, इससे कठिन प्रश्न कोई नहीं आएगा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, भले ही 2025 हो भले ही 2030 हो। तो यहां ये कहा जा रहा है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ये राइट कथन है। 1988 में कर्नल एम वॉल्टर के प्रयासों से वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना होती है और इसका उद्देश्य राजस्थान में राजपूतों का सही है, लेकिन दलितों का यहाँ कोई आंसर ये सही नहीं है। इस प्रकार से दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। जितने भी रियासतें थी उनमें कुरीतियां थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, बहु विवाह था, इनको बंद करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें कि सर हाँ सीधी सी बात कही जा रही है। आरपीएससी हमेशा थोड़ा सा छेड़छाड़ करती है, इलोजी की तरह, यूं थोड़ा सा छेड़ दिया है ना, तो ये क्या डाटा गलत कर देती है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जो ढंग से पढ़ के आया वो तो पेपर सॉल्व कर लेगा, वरना फिर बैठे रहो भरोसे की भैंस पाडो लावे। इसकी पहली बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ। ये अलग से प्रश्न आता है, कई बार अलग से प्रश्न आता है कि इसकी पहली बैठक कहां हुई? स्थापना उदयपुर में, लेकिन आपकी जो है स्थापना उदयपुर के अंदर होती है, लेकिन इसका पहला जो अधिवेशन है वो कहां होता है? अजमेर में होता है। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न आता है। सभी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सामाजिक नियम बनाए हैं। बिल्कुल सही है, यहां पर ये दिए गए कथन में से। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हम यहां बात करेंगे इसके संबंध में, और स्थापना आपको उदयपुर बतानी है, लेकिन पहला अधिवेशन आपको इस तरह से रखना है। बहुविवाह, बाल विवाह, इन सबको रोकने के लिए शासक वर्ग के अंदर, है ना, ये उस समय का क्या हुआ करता था? हाँ, कर्नल एजीजी हुआ करता था। ये एजीजी वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा। शासक वर्ग में व्याप्त बुराइयां, अब कहीं से अलग से प्रश्न पूछ लेवे। शासक वर्ग की बुराइयां, शासक वर्ग क्या विलासी वर्ग था? जैसे हम बात करें सती प्रथा, सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया,
बहु विवाह हो गया, है ना, एक से ज्यादा शादियां कर ली, वो वाली बात है। चलो, ये प्रश्न है ना हर बार आता है, घूम फिर करके हर दूसरे तीसरे पेपर में आ जाता है। राजौरगढ़ में मथन देव के द्वारा, अब एक बार तो पूछ लिया गया राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है वो किससे संबंधित है ना, और एक बार पूछ लिया कि राजौरगढ़ का उस राजा का नाम बता दो। अब तीसरा प्रश्न ये पूछ लिया कि राजौरगढ़ के मथन देव के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है। बताओ ये राजा कौन से राजवंश से संबंधित है, बताओ फटाफट। गुर्जर प्रतिहार कालीन है, गुर्जर प्रतिहार राजा था ये। और सीधा सा प्रश्न आया था, मैं फिर से कहूंगा भाई मां सरस्वती ने इस फील्ड का जादूगर बनाया है कि भाई पेपर दे के बच्चों को पेपर पास करा दो। ये कहा गया, प्रश्न एक आया था कि राजौरगढ़ अलवर, ये प्रश्न आता है, राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस राजवंश से संबंधित है, तो आप कहोगे ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित। एक प्रश्न तो ये फिक्स था अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का। और अभी पूछा है कि मथन देव ने जो मंदिर बनाए थे ना वो भगवान शिव के संबंधित है ना, किससे संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है। ये बात है, मतलब कि पढ़ते हैं तो सीधा आंसर आता है। एक प्रश्न ये आता है, दूसरा ये, तीसरा मथन देव का। तीन प्रश्न बार बार घूम फिर करके आते हैं, बाकी कोई प्रश्न नहीं आता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक हो, ये पीवाईक्यू देख लो, ठीक है, सिर्फ माइंड मैप की ये क्लास बहुत है। और मैं फिर से कहूंगा आप सभी साथियों को कि लगातार आप लोग शेयर करते रहो अपने सभी दोस्तों में, ताकि ये कंटेंट आपको बड़ा काम का है। देखो भगवान शिव का मंदिर है, मथन देव वाला क्वेश्चन आता है। अब हम राजौरगढ़ के संबंध में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि यह आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है ना, कहां स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है। अब ये भी फैक्ट दिमाग में रखो, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है यहां पर। कौन सा मंदिर है, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। इस वजह से हम कहेंगे ये शैव भगवान शिव को समर्पित है। और भगवान शिव को मानने वाले जो शैव है वो एक तो कापालिक हो गए, एक शैव हो गए, एक पाशुपत संप्रदाय हो गए। संत संप्रदाय में नहीं देखते हो, शैव, कापालिक, पाशुपत। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि इस बार मदन सर के क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, टाइम कम पड़ जाएगा। मुझे पता है 500 से 600 क्वेश्चन है, मैं 12 घंटे में करा दूंगा इसी जोश जुनून के साथ में, है ना। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जिम में जाता है, पैर बहुत मजबूत है, ठीक है ना, पैरों में जोर बहुत है। 150 से ज्यादा किलो पुश करता हूँ जब भी जिम में जाता हूँ, 150 से ज्यादा किलो पैर से पुश करता हूँ। चिंता मत करो, 12 घंटे खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। अभी तो तुमको नौकरी लगानी है ना, इतने सारे एग्जाम है, 1 लाख से ज्यादा पदों पर, तो मेरी चिंता छोड़ो, शैव कर देना। गुर्जर प्रतिहार कालीन है, राजा अजय पाल के द्वारा, है ना। ये मंदिर किसके द्वारा बनाया जाता है, राजा अजय पाल द्वारा, गुर्जर प्रतिहार मतलब नीलकंठेश्वर। और एक मंदिर वो भी बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो है मथन देव के द्वारा, जो मथन देव द्वारा निर्मित मंदिर है वो शिव को समर्पित। इतना दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चले। एक बार थोड़ा सा ध्यान रखो, हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग में रखो इस बात को। आगे चले, नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिएगा। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वाद्य यंत्र चुटकी में याद करा के जाएगा। अभी 75 से ज्यादा वाद्य यंत्र तुम्हारे खोपड़ी में सेट करूंगा। आ जाओ। गुरुजी समझ में कौन नहीं आता है, मुझे पता है ना, होशियार से होशियार बच्चे को समझ में नहीं आता है। लोक वाद्य यंत्र नाम है आपका चौतारा। चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। चौतारा नाम ही है तो इसके अंदर कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, चौतारा में 4 तार होते हैं। सामान्यतः आपका रामदेव जी के भजन गाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौतारा हो गया, तंदूरा हो गया, वीणा हो गया, वेणा हो गया, रावण हत्ता हो गया, ये एक प्रकार के तत्वाद्य यंत्र होते हैं। इनका इस्तेमाल रामदेव जी के भजन गाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे रावण हत्ता भी करते हैं, ठीक है, रावण हत्ता भी इसका भी इस्तेमाल होता है। और चौतारा मतलब विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं इन सभी का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो बोथ ऑफ द अबव आर राइट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चौतारा की बात करें, 4 तार होते हैं, है ना।
इसको मिजराब पहनकर बजाया जाता है, ये ध्यान रखना। मिजराब क्या होता है कि हाथ की अंगुली के अंदर ऐसा अंगूठी टाइप होता है, उसके आगे नाखून के जैसा होता है, तो उसे क्या टन 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 उसकी आवाज तार को टच किया जाता है, थोड़ा सा वो दिमाग में रखना है इसको। तो मिजराब पहनकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मिजराब पहनकर बजाया जाता है कामड़ पंथ के लोगों के द्वारा रामदेव जी की आराधना में। अब सिर्फ 2 मिनट पेशेंस रखना, चिट्ठी नहीं काटनी चाहिए किसी को, आ जाओ, ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा। ये माइंड मैप ऐप में मैंने जो पढ़ा है ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूं कि थोड़ा बहुत यूट्यूब वाले बच्चों का भी भला हो जाए। 4 वाद्य यंत्र होते हैं, तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। तत् का मतलब होता है तार वाले वाद्य यंत्र, सुशिर का मतलब होता है फूंक मार के बजाए जाने वाले, अवनद का मतलब होता है चमड़े वाले, और घन वाद्य यंत्र जो लकड़ी, मिट्टी, धातु इनके बने होते हैं। आई बात समझ में? सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र कौन होते हैं? कौन से होते हैं? जो तार से बने होते हैं, तार से बने होते हैं। तो मेरी क्या है कि तारा नाम की शिष्या है, तो तार से तारा याद रह जाएगा। तो तारा कहती है कि कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू माँ। उई सासू माँ, कतर के रावण राज में मेरे गुरुजी मदन सर कतर चले गए। हाँ, लखनऊ के लाडे कतर गए क्यों थे? कतर में गुरुजी को बहुत दुख है सासू माँ। ठीक है भाई तारा, हमारी चिंता करे, घना ही आशीर्वाद है। कतर से लिखो, क से कमायचा, त से तंदूरा, र से रबाब, रा से रावण हत्ता, राज में रबाज, ज से जंतर, गु से गुजरी, और ची से चिकारा और चौतारा, भ से भपंग, अ से अपंग। हाँ, दुखा को में दुख हो गया, दुख से दुखा को। सासू से हो गई सारंगी, सुरिंदा, सितार, और ई से हो गया एक तारा। आया मजाक नहीं आया ये बताओ पहले तो। अब परीक्षा में एक बार प्रश्न ये भी पूछा कि मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा बजाया जाता है? तो रबाज है ना, चीते की चाल, बाज की नजर, और महाराणा प्रताप जी के शौर्य पे कभी संदेह नहीं करते। बाज, रबाज मेवाड़ का रबाब है, तो ये मेवात में। और एक प्रश्न आ जाता है भपंग। भपंग है तो ये भी आपका मेवात क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है, मेवात में बजाया जाता है ना। दुक्का को हो गया सारंगी। एक तारा एक मीराबाई का वाद्य यंत्र है ना, मीराबाई जिसको बजाते थे, अपने साथ में रखते थे, मीराबाई। और या हम कहें कि साधु संतों के द्वारा जो बजाया जाता है ना, वो ये होता है। तो ट्रिक जोर की लागी, मजा आया, एकदम आनंदित हो गया तो वीडियो को कर दो लाइक, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, एकदम बढ़िया तरीके से। ये तो हो गए आपके। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? RS प्री में पूछा गया था, ध्यान रखना आप लोगों को। दिए गए ऑप्शन के अनुसार, दिए गए ऑप्शन बताओ। ये साहित्यिक ग्रंथ तो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। बीसल देव रासो नरपति नाल का ग्रंथ है। और खुमान रासो ये दलपत विजय का है, इसका नहीं है। कर्णिदान का, कर्णिदान का तो सूरज प्रकाश है। कर्णिदान का कौन सा है? सूरज प्रकाश है। ये आप लोगों को याद रखना है। खुमान रासो, इसके लेखक कौन है? दलपत या दौलत विजय, दलपत विजय। शत्रुसाल रासो है वो डूंगर सिंह का ग्रंथ है, या डूंगर सिंह का ग्रंथ है। हम बात करते हैं खुमान रासो के अंदर किसका वर्णन किया गया है, थोड़ा सा ये भी दिमाग में रखना कि खुमान रासो के अंदर किसका वर्णन किया गया है। राज सिंह तक है ना, मेवाड़ राजवंश का वर्णन है, विशेष रूप से मेवाड़ राजवंश से संबंधित हो जाता है खुमान